नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है कि भारत के गवर्नर जनरल वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। तो वही कार्य उनके हम लोग देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वरना बहुत सारे कार्य हर गवर्नर जनरल के समय में हुए हैं, लेकिन जो परीक्षा में कभी पूछे गए या जिनकी पूछे जाने की संभावना है वही कार्य हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ है पहले कॉलम में दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 के पहले जो है कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। फिर उसके बाद 1858 में जो अधिनियम आता है 1857 की क्रांति के बाद, उसके बाद जो है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय पद के नाम से जाना जाने लगा था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्लाइव के बारे में। क्लाइव का कार्यकाल दोस्तों रहता है 1758 से लेकर के 1760, फिर उसके बाद 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक 2 बार यह जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। इसके समय में देखिए जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो ये होता है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं। तो एक पहली संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, दूसरी होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। उसके बाद इसी के समय में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के समय में जो है कि बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है और श्वेत विद्रोह होता है और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जो है कि उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्लाइव के समय में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। और उसको सोसाइटी फॉर एक और घटना महत्वपूर्ण रहती है इस समय की सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों जो है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं हेनरी वेंसिटार्ट, जो 1760 से लेकर के 1764 तक रहता है। फिर उसके बाद दोस्तों जॉन स्पेंसर बनता है, जो 64 से लेकर के 1764 से लेकर के 1765 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहता है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर रहता है। और हेनरी वेरलेस्ट जो है दोस्तों यह 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक रहता है। और जॉन कार्टियर जो है ये 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों यह पहला गवर्नर जनरल बनता है। मतलब इसके पहले वारेन हेस्टिंग्स के पहले जितने लोग रहते हैं वो बंगाल के गवर्नर रहते हैं। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल के गवर्नर को ही जो है कि तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला दिया जाता है। बंगाल और उड़ीसा और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला जुला जो है कि वह बंगाल का गवर्नर ही तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो इसके द्वारा जो है कि इस अधिनियम के बाद पहला जो गवर्नर जनरल बनता है वो बनता है वारेन हेस्टिंग्स। ये दोस्तों 1772 से 1773 ईस्वी तक रहता है। फिर उसके बाद 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक यह गवर्नर जनरल रहता है। देखिए ये इसके समय में जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि बंगाल में द्वैत शासन जो कि लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था उसको यह समाप्त कर देता है 1772 में। और इसी के समय में दोस्तों जो है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो दोस्तों कुछ अंग्रेज़ों ने जो है कि अनेक शक्तियों से जो युद्ध किए हैं, तो वो उन युद्धों के समय में कौन सा गवर्नर जनरल था या गवर्नर था ये पूछा जाता है। तो ये आंग्ल मराठा वाला बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत में जो है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स था। एक सेकेंड, हाँ वारेन हेस्टिंग्स जो है कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक। और यह पुरंदर की संधि के द्वारा यह युद्ध जो है कि समाप्त होता है, मतलब बंद होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ रहता है, जो 1784 से लेकर के 84 तक होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहता है, तो उसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और नंद कुमार को जो है कि गलत आरोपों में फांसी दी जाती है इसी के समय। और पिट्स का भारतीय अधिनियम जो 1784 रहता है वो भी
वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित होता है। और भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था जो है कि शुरू की जाती है, और बनारस की संधि भी इसी के समय होती है 1773 ईस्वी में। अब देखते हैं सर जॉन मैकफर्सन के समय में क्या होता है दोस्तों। ये 1785 से लेकर के 1786 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहता है बंगाल का। इसके समय की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके बाद बनता है, जो कि 1786 से दोस्तों 1793 ईस्वी तक रहता है। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय होता है, जो 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक हुआ रहता है। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए रहते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से लेकर के 84 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो जो है कि इसके वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ है। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1792 से 93 ईस्वी तक हुआ है। ये हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, क्योंकि कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहता है। उसके बाद इसके समय की जो मुख्य घटना वो है दोस्तों, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 सर्किट न्यायालयों की जो है कि स्थापना की गई। इसके समय की और मुख्य घटना है कि बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1793 ईस्वी में जो है कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत हुई। और भारतीय नागरिक सेवा का जनक इसी को कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जन्म इसी ने दिया था, मतलब जन्मदाता इसी को माना जाता है। और उसके बाद कॉर्नवालिस संहिता भी इसी के समय जो है कि लागू हुई 1793 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों जो है कि हम लोगों ने देख लिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं ये थी। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम रहता है सर जॉन शोर, जो कि 1793 से लेकर के 1798 ईस्वी तक बनता है। इसके समय की मुख्य घटना देखते हैं तो इसके समय निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध होता है, जो कि 1795 ईस्वी में होता है। और 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है कि इसी के समय पारित होता है। और इसके समय की मुख्य घटना में है कि देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति जो है कि शुरू हो जाती है। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति यह अपनाना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों जो है कि प्रमुख गवर्नर जनरल बनता है, जिसके समय बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। और यहाँ से सवाल बनता है, उसका नाम है लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1798 से लेकर के दोस्तों 1805 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहता है। इसके समय की मुख्य घटनाओं में दोस्तों सहायक संधि प्रणाली इसने लागू की थी। तो जब आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सहायक संधि प्रणाली क्या थी, और उससे जो है कि अंग्रेज़ों को कितना बड़ा फायदा हुआ भारत में अपना जो है कि उपनिवेश स्थापित करने में और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में। तो इसके समय के मुख्य जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण नीति थी सहायक संधि प्रणाली, वो जो है कि इसके समय में लॉर्ड वेलेजली ने लागू की, जो कि 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल था। और इसी के समय में दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो हम लोगों ने जो है कि दूसरा, तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का जिक्र देख लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के समय 1799 ईस्वी में। और हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखा था दोस्तों। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर के 84 ईस्वी के बीच हुआ था, 4 वर्षों तक चला था। और इस समय जो है कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर था। तो हम लोगों ने चारों आंग्ल मैसूर युद्ध का जिक्र देख लिया। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेजली के बारे में और चीज़ें देखते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली जो है कि इसके समय में दोस्तों जो है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम लोगों ने देखा कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। देखिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और पुरंदर की संधि के द्वारा यह युद्ध शांत होता है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि लॉर्ड वेलेजली के समय जो है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 5 ईस्वी तक चला। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो है दोस्तों कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने की थी। और दिसंबर 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि इसने की। और सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में जो क्षेत्र मिलाए थे इसने, और उनका ऑर्डर हम लोगों से एग्जाम में पूछता है परीक्षाओं में, तो उसका हम लोग देखते हैं। सहायक संधि के द्वारा इसने जो है कि सबसे पहले और सबसे बाद तक के किन राज्यों को जो है कि मिलाया था। तो सबसे पहले हैदराबाद को इसने मिलाया था 1798 ईस्वी में तथा 1800 ईस्वी में। 1798 और 1800 दोनों ऑप्शन आए।
तो हैदराबाद को माना जाएगा। और उसके बाद मैसूर को यह मिलाता है दोस्तों 1799 ईस्वी में। तंजौर को मिलाता है 1799 ईस्वी में। तंजौर के साथ सहायक संधि करता है, और अवध के साथ यह सहायक संधि करता है 1801 ईस्वी में। और पेशवा के साथ यह सहायक संधि करता है 1802 ईस्वी में। और भोंसले के साथ 1803 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि लॉर्ड वेलेजली ने किस जो है कि रियासत के साथ कैसे जो है कि कौन से नंबर पे ये सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी, तो वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे आगे कौन सा गवर्नर जनरल हुआ और उसने क्या किया। तो उसके बाद दोस्तों जो है कि सर जॉर्ज बार्लो जो था, ये 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना में है कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था इसके समय। और लॉर्ड मिंटो जो प्रथम था, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसका कार्यकाल था दोस्तों 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी। इसने जो है कि महाराणा रणजीत सिंह के साथ जो है कि अमृतसर की संधि की थी 1809 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों बनता है लॉर्ड हेस्टिंग्स बनता है, जो कि 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में दोस्तों प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अभी हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देख चुके थे। अब देखते हम लोग देख रहे हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है कि 1817 से लेकर के 1818 ईस्वी के बीच जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध भी इसी के समय 1814 से 16 ईस्वी तक चला था। और पिंडारियों का दमन इसने किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 से लेकर के 1818 ईस्वी के बीच। इसके बाद दोस्तों जो है कि लॉर्ड एमहर्स्ट बनता है गवर्नर जनरल, जो कि 1823 से लेकर के 1828 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में दोस्तों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जो कि 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक चलता है। और अंग्रेजों और बर्मा के मध्य जो है कि यांडबू की संधि होती है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजों और जो है कि बर्मा के युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध जो था, आंग्ल बर्मा युद्ध, वो किस संधि के द्वारा शांत होता है, तो वो यांडबू की संधि के द्वारा। और 1824 से 26 के मध्य यह युद्ध चलता है। उसके बाद दोस्तों बैरकपुर के सैनिक छावनी में विद्रोह होता है 1824 ईस्वी में, और इस समय गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड एमहर्स्ट। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है, जो कि 1828 से लेकर के 1834 ईस्वी तक रहता है। इसके समय के सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो ये है दोस्तों कि सती प्रथा का अंत हो जाता है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो जाता है, और ठगी प्रथा की समाप्ति भी यही करता है 1830 ईस्वी में। और शिशु बालिका पर वध की जो है कि समाप्ति यह कर देता है। और 1833 का चार्टर अधिनियम इसी के समय पारित होता है, जिसके तहत ये प्रावधान किया जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल या पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो इस तरह से पूरे भारत का बनने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नाम ये जो है कि रिकॉर्ड है। इसके बाद दोस्तों जो है कि अब देखिए वो बंगाल के गवर्नर जनरल अब तक हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 के अधिनियम में यही प्रावधान पारित होता है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो पूरे भारत, जितना अंग्रेजों का जितने क्षेत्रों पर आधिपत्य रहता है उन सारे क्षेत्रों का जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही उन क्षेत्रों का, पूरे क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अर्थात पूरे भारत का वह गवर्नर जनरल हो जाएगा। पूरे ब्रिटिश गवर्नर इंडिया का जितना था वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इस तरह से बनने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहता है, जो कि 1834 से 35 ईस्वी तक यह जो है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों 1828 से लेकर के 1834 तक कार्य करता है, और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यह कार्य करता है 1834 से लेकर के 1835 ईस्वी तक। तो यह जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यह कौन कौन से फैसले लेता है, तो उसके महत्वपूर्ण फैसले या इसके महत्वपूर्ण काम जो है वो है कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है 1835 ईस्वी में। और सरकारी सेवाओं में जो है कि भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा करता है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो ये बनता ही है। साथ ही साथ अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा जो है कि इसके समय में भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा जो है कि अंग्रेजी बन जाती है। और आगरा नई प्रेसिडेंसी बनती है इसके समय में। और आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद होता है, और मैकाले का स्मरण पत्र 1835 ईस्वी में जो है कि आता है। तो इसके समय की इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लॉर्ड मेटकाफ के बारे में, जो कि 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। इसे जो है दोस्तों समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया इसने, और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न बनता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है लॉर्ड मेटकाफ को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मेटकाफ।
इसके बाद दोस्तों लॉर्ड मेटकॉफ के बाद जो गवर्नर जनरल बनता है भारत का उसका नाम होता है लॉर्ड ऑकलैंड। ये 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है जो कि 1839 से 1842 ईस्वी के बीच चलता है और कंपनी महाराज रणजीत सिंह तथा शाहसुजा के मध्य त्रिदलीय संधि होती है इसके समय में। और लॉर्ड एलनबरो इसके बाद बनता है जो कि 1842 ईस्वी से लेकर के 1844 ईस्वी तक रहता है। सिंध का अंग्रेजी राज्य में इसके समय में विलय कर लिया जाता है और दास प्रथा की समाप्ति होती है तथा प्रथम आंग्ल मराठा अफगान युद्ध जो है कि समाप्त हो जाता है, जो चलते शुरू हुआ रहता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, वो जो है कि लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, जो कि 1844 से 1848 ईस्वी के बीच जो है कि गवर्नर जनरल रहता है। इसके समय की मुख्य घटना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कि इसके समय में होता है 1845 से 1846 ईस्वी के बीच। और जो है कि नरबली प्रथा की इसके समय जो है कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहता है भारत का। इसके समय प्रमुख कार्य होते हैं, इसके समय की मुख्य घटनाएं जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसके समय होता है दोस्तों 1848 से लेकर के 1849 के बीच। और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता है। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी दोस्तों इसी के समय होता है 1852 से लेकर के 53 ईस्वी के बीच, जो है कि आंग्ल बर्मा युद्ध चलता है। और व्यक्तिगत के सिद्धांत का आरंभ भी यह करता है और अधिक कर्ज लेने के आरोप में जो है कि बरार का विलय कर लिया जाता है 1853 ईस्वी में। और इसके समय में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण होता है जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर 1953 में। और सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच जो है कि 1854 ईस्वी में आता है। और प्रथम विद्युत तार की शुरुआत भी इसी के समय होती है 1850 ईस्वी में। और सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी इसके समय में होता है। और संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 ईस्वी में हुआ था वो इसी के समय हुआ था। और कुशासन के आरोप पर जो है कि अवध का विलय कर लेता है यह हड़प नीति के तहत 1856 ईस्वी में। ये सब इसके समय की जो है कि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देखते हैं दोस्तों व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा यह कौन से रियासत का विलय कब किया था। तो सबसे पहले इसने सतारा का विलय किया था 1848 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? सतारा का विलय यह किया था 1848 ईस्वी में। और जैतपुर संभल का इसके बाद यह विलय करता है 1849 ईस्वी में। और उसके बाद बघाट का 1850 ईस्वी में, उदयपुर का 1852 ईस्वी में, झांसी का 1854 ईस्वी में, नागपुर का 1854 ईस्वी में। तो ये दोस्तों जो है कि क्रम पूछा जाता है, जैसे सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों का क्रम पूछा जाता है तो उसी तरह से व्यक्तिगत सिद्धांत को जो है कि अपनाने वाले रियासतों का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1848 ईस्वी में दोस्तों सतारा के साथ यह व्यक्तिगत सिद्धांत करता है, मतलब हड़प नीति का सिद्धांत अपनाता है। फिर उसके बाद जैतपुर संभल, फिर उसके बाद बघाट का 1850 में, जबकि जैतपुर संभल का यह 1849 ईस्वी में किया था। उदयपुर का विलय यह किया था दोस्तों 1852 में, झांसी का 1854 में और नागपुर का भी 1854 ईस्वी में, जिसमें जो है कि सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है अवध, क्योंकि अवध के ऊपर यह जो है कि कुशासन का आरोप लगा करके करता है, जो कि काफ़ी कुतर्क था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भारत के वायसराय। अब तक जो है कि अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से, वायसराय पद के नाम से जाना जाने लगेगा। तो भारत के वायसरायों के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है तो दोस्तों उसमें ये घोषणा की जाती है कि अब भारत के गवर्नर जनरल को जो है कि भारत का वायसराय कहा जाएगा, जो कि सीधे सीधे भारत के महारानी के प्रति जो है कि जवाबदेह होगा। अब वह कंपनी के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, क्योंकि कंपनी अब सीधे सीधे जो है कि वहाँ के ब्रिटिश के पार्लियामेंट के अधीन हो जाती है। तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों जो है कि बनने वाला भारत का पहला वायसराय था, तो जो कि जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1858 ईस्वी तक रहता है। ये जो है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी इसको कहते हैं। देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह इसके समय में हुआ। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसके समय में पारित हुआ। और 1858 ईस्वी का एक्ट जो है कि जो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया वो इसके समय में आया, जिसके तहत जो है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय का घोषित किया गया। और 1862 ईस्वी तक जो है कि प्रथम बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और 1861 ईस्वी का प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम भी जो है कि भारतीय परिषद अधिनियम
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। और भारतीय दंड संहिता जो है कि 1861 ईस्वी में पारित हुई। और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये भी 1861 ईस्वी में पारित हुई। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम बनता है, जो 1862 से लेकर के 1863 ईस्वी तक रहता है। एक सेकंड। हाँ, ये देखिए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है कि 1856 से 1858 ईस्वी तक तो रहता है, लेकिन फिर यह जो है कि ये जो है कि 1856 से लेकर के 58 ईस्वी तक यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। फिर उसके बाद यह भारत के वायसराय के रूप में 1858 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहता है। तो उसके समय की ये महत्वपूर्ण घटनाएं, 1862 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाएं हमने पढ़ा। इसके बाद दोस्तों जो है कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम बनता है, जो 1862 से लेकर के 1863 ईस्वी तक रहता है। इसके समय की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। रॉबर्ट नेपियर बनता है, जो कि 1853 ईस्वी से 21 नवंबर 1853 से 2 नवंबर 1863, सॉरी 63 से 63 के ही बीच में यह रह जाता है। 1-2 महीने के लिए बनता है, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए भी नहीं पूरा है, क्योंकि 21 नवंबर को बनता है और 2 दिसंबर को जो है कि हट जाता है। 2 दिसंबर तक यह रहता है। यह कार्यवाहक वायसराय रहता है। फिर कार्यवाहक वायसराय ही रहता है विलियम डेनिसन, जो कि 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद जो कि परमानेंट वायसराय के रूप में आता है सर जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से लेकर के 1869 ईस्वी तक रहता है वायसराय के पद पर। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों कि इसके समय जो है कि आंग्ल भूटान युद्ध होता है, जो 1864 से लेकर के 1865 ईस्वी तक चलता है। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य यह प्रारंभ करता है, और यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था भी यह स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों जो है कि लॉर्ड मेयो बनता है, जो 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक रहता है। भारत में वित्त का केंद्रीकरण यह करता है विकेंद्रीकरण इसके समय होता है। और इसके कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा जो है कि पोर्ट ब्लेयर में हत्या, एक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी जाती है लॉर्ड मेयो की। और पहली बार जो है कि भारत में जनगणना की शुरुआत जो है इसी के समय हुई थी। और 1872 से लेकर के 1876 ईस्वी तक जो है कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है कि बनता है। और इसी के समय दोस्तों जो है कि स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के समय। मद्रास से शुरुआत होता है। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं, बस इसका जाने कि 72 से लेकर के 76 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड लिटन बनता है, जो 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक रहता है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन होता है इसके समय 1878 ईस्वी में। और दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है 1877 ईस्वी में। और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है 1877 ईस्वी में, इसी दिल्ली दरबार में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके समय में लागू होता है, तथा इंडियन आर्म्स एक्ट, दोनों जी जो है एक्ट इसके समय 1878 ईस्वी में लागू होता है। और वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने के लिए जो है कि भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटा करके इसके समय 19 वर्ष कर दी जाती है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से लेकर के 80 ईस्वी तक चला था, वो इसी के समय चला था। लॉर्ड लिटन जो है इसके बाद दोस्तों जो है कि देखिए, हाँ, लॉर्ड लिटन के बारे में है कि ओवन मेरिडिथ के नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखन करता था। इसके बाद ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी लॉर्ड लिटन की। इसके बाद दोस्तों जो है कि लॉर्ड रिपन बनता है वायसराय भारत का, जो कि 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं होती है या प्रमुख बातें होती है वो ये है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसके समय लागू होता है 1881 ईस्वी में। और हंटर आयोग जो कि प्राथमिक शिक्षा हेतु नियुक्त हुआ था, यह आयोग हंटर कमीशन इसकी जो है कि स्थापना होती है 1882 ईस्वी में। और 1881 ईस्वी में प्रथम इस व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत होती है, जो कि लॉर्ड मेयो ने शुरू कर दिया था 1872 में, लेकिन वो रेगुलर नहीं उस समय हुई। इसके समय से जो है कि हर 10 वर्ष पर जो है कि नियमित जनगणना का प्रावधान किया गया कि अब हर 10 वर्ष पर जो है कि जनगणना होगी। और लॉर्ड रिपन को जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने लागू किया था, इसमें लिखना भूल गया दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी इसने जो है कि लॉर्ड रिपन ने जो है वो रद्द कर दिया था। लिटन ने लागू किया था और रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। और इसको जो है कि भारत का उद्धारक कहने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
और इसके बाद देखते हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन के बारे में, जो कि 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके समय होती है, जो कि 1885 में, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी के समय होता है 1885 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों लैंसडाउन बनता है, जो 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी तक रहता है गवर्नर जनरल। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है वो कि मणिपुर विद्रोह होता है 1891 ईस्वी में, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण होता है, जिसे डुरंट रेखा के नाम से जानते हैं, 1893 ईस्वी में जो कि होता है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में पारित किया जाता है। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट जो है 1891 ईस्वी में, क्योंकि पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 ईस्वी में लागू हो गया था। दूसरा फैक्ट्री एक्ट जो है कि फैक्ट्री एक्ट 1891 ईस्वी में। देखिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है दोस्तों ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, प्रथम फैक्ट्री एक्ट। और लैंसडाउन के समय में जो है कि लैंसडाउन के समय में दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 ईस्वी में जो है कि लागू होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बनता है भारत का वायसराय, जो कि 1894 से 1899 ईस्वी तक बनता है। और मध्य प्रांत, बरार और भोसले, बॉम्बे, मध्य प्रांत, बरार, बॉम्बे और पंजाब में भयानक अकाल पड़ता है इसके समय में 1896 से लेकर के 97 ईस्वी के बीच। इसके समय में दोस्तों जो कि लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन होता है। किसका? अकाल आयोग का गठन लॉयल कमीशन के नाम से होता है। और चापेकर बंधुओं द्वारा जो है कि पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। तो लॉर्ड एल्गिन के समय की इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि मध्य प्रांत, बरार, बॉम्बे और पंजाब में जो है कि भीषण अकाल पड़ता है 1896-97 के बीच। और लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन होता है। और चापेकर बंधुओं द्वारा जो है कि पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। तो इतना इसके समय की जो है कि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, जो कि 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय बन के रहता है। इसके समय में दोस्तों जो है कि 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति की गई। और नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन हुआ, जो कि 1901 ईस्वी में। और यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल ल्हासा, जो कि तिब्बत में है, गया 1903 से 4 ईस्वी के बीच में। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में स्थापना हुई इसके समय में, और जिसके स्थापना करता थे गोपाल कृष्ण गोखले। और पुलिस विभाग में जो है कि सुधार हेतु सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, जिसको कि फ्रेजर कमीशन का कहते हैं, का गठन हुआ 1902-03 ईस्वी में। और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। और सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ 1901 ईस्वी में। और प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कि बंगाल विभाजन इसके समय में होता है 1905 ईस्वी में। और सिंचाई आयोग का गठन भी होता है इसके समय में, जो कि कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ इसके अध्यक्ष रहते हैं, का गठन 1901 ईस्वी में होता है। रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम मैकाले के बारे में पढ़ देते, क्योंकि मैकाले के समय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो देखिए मैकाले के समय में 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल कृषि कार्यों की देखरेख में नियुक्ति होती है। और नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन होता है। और यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, जो कि ल्हासा है, यह तिब्बत में भेजा जाता है, ल्हासा में। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1905 ईस्वी में। और पुलिस विभाग में जो है कि सुधार है, तो सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन होता है, जिसे फ्रेजर कमीशन के नाम से जाना जाता है। और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है। सर एंट्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन होता है 1901 ईस्वी में। और प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में गठन होता है। और बंगाल विभाजन होता है 1905 ईस्वी में इसी के समय। और सिंचाई आयोग का जो है कि गठन होता है, जो कि सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। और रेलवे बोर्ड का गठन होता है 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन के समय में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। अब आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक रहता है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। तो इसने जो है कि इसके समय में दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका में। और खुदीराम बोस को, जो कि 1908 ईस्वी में फांसी दे दी जाती है। और तिलक को 6 वर्ष का, बाल गंगाधर तिलक को जो है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष का कारावास होता है। और भारतीय परिषद अधिनियम अर्थात मौर्य मिंटो सुधार 1909 जो है कि पारित होता है। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए।
एसपी सिन्हा। और सूरत में जो है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है इसके समय 1907 ईस्वी में। ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना सबसे ये थी कि इसी के समय जो है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार भी दिया जाता है। ये बात लिखना भूल गया, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1909 ईस्वी में जो है कि पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में द्वितीय आगमन होता है और दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा होती है 1911 ईस्वी में। और भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की जाती है की घोषणा 1911 ईस्वी में होती है और दिल्ली राजधानी बनती है 1912 ईस्वी में। और दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 1915 ईस्वी में। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? वो वायसराय, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये सवाल कभी भी बन सकता है कि जिस वर्ष गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था अफ्रीका में अपना आंदोलन समाप्त करने के बाद, तो उस समय भारत का गवर्नर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। और गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता है 1915 ईस्वी में इसी के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में देखते हैं दोस्तों, 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक तिलक एवं मैनी बेसेंट द्वारा जो है कि होम रूल लीग की स्थापना की जाती है इसी के समय 1916 ईस्वी में। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट भी पारित होता है 1919 ईस्वी में। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और गांधी जी द्वारा जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है पूना में 1916 में। कब दोस्तों? एक सेकंड, हाँ देखिए, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है पूना में 1916 में। और सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं। और शिक्षा पर सैडलर आयोग की स्थापना होती है 1917 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो है सुधार अधिनियम होता है 1919 ईस्वी में, जिसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आता है जिसका विरोध होता है भारतीयों के द्वारा। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी जो है कि इसी के समय होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अब आगे देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। देखिए, लॉर्ड रीडिंग जो है कि यह 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक भारत में वायसराय के पद पर रहा। और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ इसी के समय 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह हुआ जो कि मालाबार तट पर है दोस्तों 1921 ईस्वी में। और एम.एन. राय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1920 ईस्वी में ताशकंद में एम.एन. राय के द्वारा। और चौरी चौरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ इसी के समय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के समय में असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त किया गया, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसके समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में और समाप्ति होती है लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो ये सवाल दोस्तों बन सकता है, इस तरह से हमको आपको ये बात जानकारी में रखनी है। तो असहयोग आंदोलन समाप्त होता है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। काकोरी एक्शन कांड होता है 9 फरवरी 1925 ईस्वी को। काकोरी एक्शन डे कांड होता है। और कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन होता है 1905 ईस्वी में। और इतनी जो है कि महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी लॉर्ड रीडिंग के समय में। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड इरविन बनता है 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक। इसके समय में जो है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत आता है 1928 ईस्वी में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है कि दिल्ली असेंबली में जो है कि बम फेंका जाता है। जो तारीख थी 8 अप्रैल 1929 को। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है कि यह मार्च कंप्लीट होता है। और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। तो ये जो है कि लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो दोस्तों इसमें ये घटनाओं का क्रम लगाने को पूछा जाता है। देखिए, आपको याद रखना है कि सबसे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, फिर उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में।
फिर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था। फिर उसके बाद कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। और ऐतिहासिक दांडी मार्च हुआ था दोस्तों 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। और लंदन में जो है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो लॉर्ड इरविन के समय इतनी जो है कि महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, और इन्हीं घटनाओं में जो है कि क्रम लगाने को क्रोनोलॉजिकल सवाल आता है। तो ये घटनाएं विधिवत हमको जो है कि कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना हुई है आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन जो कि 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक भारत में वायसराय के पद पर रहा था। इसके समय में दोस्तों जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय और तृतीय दोनों हुआ रहा होगा। इसके समय में देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कि कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था यह राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल। तो उसके बाद राष्ट्रीय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी दोस्तों 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। और महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य जो है कि पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। देखिए 6 अगस्त 1932 को हुआ था सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, और पूना पैक्ट समझौता हुआ था दोस्तों 24 अगस्त 1932 ईस्वी को। और गांधी जी द्वारा दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1932 ईस्वी जनवरी में 1 जनवरी 1932 को। और इसके बाद दोस्तों जो है कि देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है कि पारित हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो जो कि 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक भारत में वायसराय के पद पर रहा था। तो इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। इसके समय में दोस्तों जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया, जो कि मई 1934 ईस्वी में। और पहली बार 11 प्रांतों में जो है कि चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 राज्यों में दोस्तों जो है कि नई सरकारों की स्थापना की गई। अब ये 8 राज्य कौन से, 8 राज्यों में से 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत में आई थी, और बाकी जो है कि गठबंधन से सरकार बनी थी। असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बिहार, बॉम्बे और मध्य प्रांत, मद्रास संयुक्त प्रांत में जो है कि नई सरकारों की गठन हुई। तो मतलब 11 में से कांग्रेस 8 राज्यों में जो है कि सरकार बनाने में सफल रही थी। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और वायसराय द्वारा जो है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। कब? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को जो है कि वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। और गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की बात कही गई थी, जो कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। तो अब वायसराय के द्वारा जो है कि अगस्त प्रस्ताव, तो इसमें वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, जो कि 1936 से 1943 ईस्वी तक था। इसके समय ये सब जो है कि महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इसके समय में शुरू किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा के समय में। अब देखते हैं दोस्तों लॉर्ड वेवेल के समय में क्या घटनाएं होती हैं। लॉर्ड वेवेल जो कि 1943 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। तो कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की जो है कि शिमला में बैठक हुई। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया और कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ। और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव की घोषणा हुई थी 16 मई 1946 ईस्वी को। और मुस्लिम लीग द्वारा जो है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। और संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के चुनाव इसी के समय हुए थे 1946 ईस्वी में। एक सेकंड, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि संविधान सभा की बैठक हुई। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को।
कब तक का डेट दिए थे? जून 1948, लेकिन कुछ कारणों से जो कि भारत को पहले ही इनको आज़ाद करना पड़ा 15 अगस्त 1947 को। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने जो है कि लॉर्ड वेवेल के समय में ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड वेवेल के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक हुई। बम्बई में जो है कि नौसेना ने विद्रोह कर दिया और कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जो है कि 16 मई 1946 ईस्वी को घोषणा हुई इसके प्रस्ताव की। और मुस्लिम लीग जो है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 मई को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई और 16 अगस्त को, मतलब कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के बाद जो है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। और संविधान सभा का चुनाव हो गया था दोस्तों 1946 ईस्वी में। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 ईस्वी में। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली के द्वारा जो है कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली के द्वारा जून 1948 ईस्वी तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई और यह घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि हम लोगों ने लॉर्ड वेवेल के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 से 1948 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के नाम से ये जो है कि रहते हैं। देखिए 3 जून योजना के अनुसार जो है कि भारत विभाजन की घोषणा की गई और हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। और भारत स्वतंत्र हुआ दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। और हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। और 3 जून योजना के अनुसार जो है कि भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, फिर उसके बाद जो है कि आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन जब बने थे, तो इन सभी गवर्नर जनरल, वायसराय और जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें किस गवर्नर जनरल, किस वायसराय के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो हमने देखा। और कई बार दोस्तों जो है कि इन गवर्नर जनरलों का जो है कि क्रम लगाने को आता है, तो उस हिसाब से भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से जो है कि हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।